हेलो फ्रेंड, एसएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के चौथे लेक्चर के बारे में। तो इससे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाह रहे हैं, जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए हमने एक ऐप बनवा रखा है। मतलब कि अभी बनने के लिए दिए हैं, रेडी नहीं हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर रेडी हो जाएगा। तो उसमें हमारा जैसे किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ हो गया, ठीक है? पीडीएफ या किसी भी मतलब बुक का पीडीएफ या हमारे शॉर्ट नोट्स, ठीक है? या मतलब जो लॉन्ग नोट्स सारी चीज़ें हमारे पास हैं। जो हमारी एक्सेल टीम है, अभी हमारी नई कोचिंग है, लखनऊ में डाली गई है। तो उसमें जो हमारी टीम वर्क कर रही है, तो उसके थ्रू जो हमारे हैंड नोट्स जो प्रिपेयर किए जा रहे हैं, वो सब आपको उस ऐप में आपको मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल जो बनके ऐप रेडी हो रहा, तो कुछ महीने तक आपका जो भी नोट्स है या स्टडी मटेरियल है, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके बाद जो अभी डाउनलोड करके मतलब उस मटेरियल को पढ़ सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद फिर मेबी आपका उसमें आपका पेड भी हो सकता है, तो पेड में कोई ज़्यादा नहीं रहेगा। 10-20 रुपए, ₹50 से ऊपर ज़्यादा हम पेड नहीं रखेंगे, तो आप मतलब स्टडी मटेरियल आप दे सकते हैं, ठीक है? तो हैंड नोट्स हमारी जो टीम पढ़ा रही है, तो बेसिकली हम मतलब मैथ और रीजनिंग देते हैं। तो और इसके बाद फिर जीएस में पॉलिटिक्स वगैरह हम भी मतलब अपना पढ़ाना शुरू किए हैं। तो इसी का पॉलिटिक्स का हमारा ये चौथा लेक्चर है। देखिए, इसमें बात करते हैं संघीय कार्यपालिका की। तो जो संघीय कार्यपालिका है, तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो जो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है, वो संघीय कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है? तो इसको हम डायग्राम से समझाएँगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी अभी इसका और हमारे पास जो पीडीएफ्स हैं, उनमें से आपको अच्छे डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर रहे हैं मात्र। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, ये प्रमुख होता है। इस राष्ट्रपति जो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिमंडल आते हैं, आदि ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है? तो इन सभी का जो प्रमुख होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से, ठीक है? भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने के लिए कारण जो है, वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होता है, संघीय कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति जो होता है, वो नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसी से सभी शक्तियों का, सारी शक्तियों का जो संचालन है, वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो इसीलिए इसको बोला जाए नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। बाकी इससे वास्तविक शक्ति जो होती है, वो प्रधानमंत्री के हाथ में निहित होती है, ठीक है? और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में निहित होती है। तो मतलब कि प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ठीक है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में निहित होती है, मतलब कि वही सब काम-धाम करते हैं, उसके नाम मात्र का होता है, ठीक है? जैसे एक पुतला दिखा दिया जाए, वैसे सेम है। ये अच्छा है कि केवल जहाँ पर इनको साइन करना होता है, वहाँ पर कुछ अधिकार इनको दिए गए हैं, बहुत सारे इनको अधिकार हैं। राष्ट्रपति ये भारत का पहला नागरिक जो होता है, वो राष्ट्रपति ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल नाम मात्र हैं, पर इसमें जैसे संसदीय प्रणाली में तो नाम मात्र का दर्जा मिला हुआ है। तो अब बात करते हैं अ, भा भारतीय संविधान के बाद जैसे हम बात करें संसदीय प्रणाली तो ये हमारा क्या है, राष्ट्रपति जो है भाग 5 के अंतर्गत, राष्ट्रपति जो है भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लगा के 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका का वर्णन कहाँ तक है? अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 52 से लगा के 78 तक। अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जो है, जो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होता है, अब भारत का ये राष्ट्रपति होना, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 52 में ये प्रावधान है कि भारत में एक ही राष्ट्रपति हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में 2-3 राष्ट्रपति बना दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत का एक ही राष्ट्रपति हो रहा। इसके बाद फिर हमारा दूसरा पॉइंट हमारा है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ये कई बार पूछा गया है, ये दोनों पॉइंट काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है? तो राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। और इसके बाद फिर अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका की जो शक्ति, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। जो संघ कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है, वो राष्ट्रपति के अंदर क्या होती है? निहित होती है। मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा संचालित मतलब कार्यभार कोई और सँभालता है, पर शक्तियाँ इसी के अंडर में होती हैं, ठीक है? तो निहित होती हैं और इनका जो प्रयोग करते हैं, प्रयोग और स्वचालन जो है, ये कौन करते हैं? इनके मंत्रिमंडल, मंत्री वगैरह सब लोग करते हैं। जैसे मंत्रिमंडल में मंत्री, प्रधानमंत्री सब चा चीज़ें होती हैं, यही सब निहित करते हैं। अब बात करते हैं योग्यता। अगर हम योग्यता की बात करें,
तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 58 में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। अब राष्ट्रपति की योग्यता में पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे क्या, आयु जो है 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। इसके बाद फिर तीसरा जो है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य, उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य जो चुनने योग्य, उसकी क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा जब आए, लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें बता दें उसमें क्या योग्यता होती है, वो सारी चीज़ें आपको। इसके बाद चुनाव के समय वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद धारण नहीं किया हो। चुनाव के समय लाभ के पद पर मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही लाभ के पद पर माना जाता है। बाकी जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो उनको लाभ के पद पर नहीं मानते हैं। और आप नेता नगरी में जैसे आप किसी पोस्ट पर हैं, ठीक है, विधायक हैं, सचिव हैं, मतलब ये सब चीज़ें हैं, तो ये लाभ के पद पर नहीं मान, भले ही इनको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, बहुत मिलता है, पर इनको लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है, जैसे आप उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, तब भी आपको लाभ प्रधानमंत्री बने तब भी आपको लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा, ठीक है। इनको सेवक समझते हैं, इसलिए इनको लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। तो निर्वाचन में क्या है, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अगर हम निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद 54 के अनुसार ये निर्वाचन का प्रावधान कहाँ पर है? अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा, निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा होता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल में क्या होता है? तो निर्वाचन मंडल में आपका लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के यथातिथि संघ राज्यों के विधान, जहाँ पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो उनसे केंद्र शासित प्रदेश के जहाँ-जहाँ केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो भी क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव कौन-कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और तथा ये राज्यों के मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद फिर अटल संक्रामणी मध्य प्रदेश से क्या होता है, चुनाव होता है, आगे बताएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 55 के अनुसार जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अ, अनुपातिक प्रक्रिया के अनुसार अनुपातिक मतलब अटल संक्रामणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, मतलब ये हुआ अटल संक्रामणी मत, ठीक है। गुप्त मतदान जिसे बोला जाता है। तो अटल संक्रामणी मत मतलब क्या है, प्रायोरिटी के आधार पर मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रायोरिटी के आधार पर, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है पद की अवधि, ठीक है। पद की अवधि जो होती है, अनुच्छेद 56 के तहत अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति को 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव मतलब जब भी कोई राष्ट्रपति जीतेगा तो 5 साल तक वो अपने पद पर रहेगा, ठीक है, जब जिस दिन वो मतलब शपथ ग्रहण करता है। अब इसके बाद हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी मतलब समाप्ति के बाद भी मतलब राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। वो क्या है, आपातकालीन जैसे कोई लग गया, ठीक है, या मान लीजिए क्या नाम है, कोई आपातकालीन कोई दौरा है, तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति 6 महीने तक एक्सटेंशन ले सकता है, ठीक है। इसके बाद 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लेना ज़रूरी होता है। अब देखो 5 साल तक तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद को त्याग कर सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को। ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद फिर देखो बात करते हैं शपथ की। शपथ में क्या होता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत 60 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो बात करते हैं शपथ की। तो अनुच्छेद 60 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश वो क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थित में उसी न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है। वेतन, अगर वेतन की बात करें
तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है? राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 5 लाख। 5 लाख जो वेतन दिया जाता है, ये क्या है? वेतन करमुक्त होता है, जिसमें आपका टैक्स नहीं पड़ता है। ठीक है? टैक्स हमारा नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो है अ, अब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी होती है। ठीक है? अगर राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया, जैसे मान लो कानूनी काम-धाम सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो उन पर एक महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, कौन-सा होता है? जिस काम-धाम का मतलब वही अतिक्रमण है, ठीक है? राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के पर क्या होता है? एक संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। जिसके प्रति देखो, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वहाँ पर अंडरलाइन की हुई है, ठीक है? वहाँ पर आपका क्या है? अंडरलाइन की हुई है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? आप इसको दे सकते हैं, ठीक है? उन पॉइंट को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को अतिक्रमण के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है? महाभियोग लगाया जा सकता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो महाभियोग देखो, अभी हम राष्ट्रपति रहे हमारे पास जो शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, तो उसका हम देखो वीडियो बना के एक दिन उसको भी अपलोड कर देते हैं, ठीक? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, उसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, हमारे चैनल पर कोई फिजूल की बातें नहीं होती हैं, आप जो भी आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ सकते हैं। हाँ, 1 मिनट। तो अब हम बात करते हैं, हाँ, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कहाँ से लगाया जाता है? देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है? एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। चाहे लोकसभा से लगा दो, चाहे राज्यसभा से लगा दो। तो लोकसभा से अगर लगाते हैं तो राज्यसभा में उसको पारित होना पड़ेगा। इसके बाद फिर लोकसभा, राज्यसभा दोनों से जब पारित हो रहा है तभी आपको राष्ट्रपति हटाया जा सकता है, ठीक है? तो 14 दिन पहले क्या होता है? राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। लिखित रूप में 1/4 क्या सदस्य जो होते हैं वहाँ के, वो नोटिस दे देते हैं लिखित रूप में राष्ट्रपति को। फिर क्या होता है? 2/3 से बहुमत से पास होता है। ये सारी चीज़ें हम राष्ट्रपति का जब टॉपिक पढ़ाएँगे तो वहाँ पर हम डिटेल समझा देंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पर जो रेड कलर से हैं जो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, ठीक है? 2 बार उन्होंने राष्ट्रपति पद, तो पद के पहले कहा पूछा जाता है जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? तो देखो यहाँ पर चाहे राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो देखो, सबसे पहले हमारे कौन राष्ट्रपति बने थे? ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी आपके ये 5 साल तक रहे हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद फिर जाकिर हुसैन आपके 13 मई, इस सन हमने पूरा इसमें दे रखा है तो आप इसे डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी हो गया, फरुद्दीन अली अहमद हो गया। इसके बाद फिर छठे नंबर पर नीलम रेड्डी। नंबरिंग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नंबरिंग कई बार पूछी भी जाती है। तो छठे नंबर पर कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे हैं ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है? ज्ञानी जैल सिंह। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने ही मतलब फॉर्टेड वीडियो का इस्तेमाल किया था, ध्यान रखना। जिसके विरुद्ध तो ये पोस्ट पोस्ट ऑफिस में कोई नियम पारित करने की बात चल रही थी, तो उनको मतलब विधायक जब आया था तो उन्होंने उसको फॉर्टेड वीडियो का इस्तेमाल कर लिया था। बाद में उन्होंने विचार विमर्श कर रहे हैं, ये पास राष्ट्रपति के पास पावर होती है। इसके बाद फिर आर.के. वेंकटेश्वर रमन। इसके बाद फिर शंकर दयाराम शर्मा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आर.के. नारायण हो गया। इसके बाद फिर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के टाइम पर ही हमारी क्या हो पेंशन बंद हुई थी, ठीक है? तो पेंशन पर जो ओल्ड पेंशन जो मतलब बंद की गई थी, इन्हीं के शासनकाल पे हुआ था। तो जब ये राष्ट्रपति बने थे तो विधायक पर इन्होंने साइन कर दिया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल एक भारत के महिला में प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, और इनका जो कार्यकाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। इसके बाद फिर 14वें नंबर पे जो है
रामनाथ कोविंद थे। ये 25 जुलाई 2017 से लगाते ये 25 जुलाई 2022 तक रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ अब देखो 22 के बाद फिर 23 में अब इस समय जो है द्रौपदी मुर्मू हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी ये हमारे प्रधान नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। तब हम बात करते हैं अब जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे वीवीजीडी। वीवीजीडी जो है निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। 2 बार मतगणना वाले में कौन थे? वीवीजीडी थे। वीवीजीडी निर्वाचन में 2 बार मतगणना की गई थी। 2 बार मतलब मतगणना का मतलब ये है कि पहले नंबर पर इसके बाद फिर दूसरे नंबर वाला हुई थी। तब उसमें इनको मतलब वरीयता मिला था। नीलम संजीव रेड्डी जो भारत से निर्विरोध चुनाव लड़ने वाले निर्विरोध चुनाव लड़ने वाले का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। तो इसे निर्विरोध मतलब चुन लिया जाता है। एकमात्र राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद भारत की प्रथम महिला जो है प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो है राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर होती हैं, ठीक है। विधायी शक्तियाँ किसके अंदर होती हैं? राष्ट्रपति के अंदर होती हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है। संसद के सत्र पहला जो हमारा शक्तियाँ बहुत सारी होती हैं, जो इम्पोर्टेंट शक्तियाँ उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संसद के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने, ठीक है, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। लोकसभा को भंग करने तो इसका मतलब लोकसभा क्या होती है? ये अस्थायी सदन होता है। क्या होता है? अस्थायी सदन। और राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन होता है। और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब कि राष्ट्रपति के यहाँ लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद को प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार होता है, ठीक है। और संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होता है। मतलब राष्ट्रपति हर साल मतलब संयुक्त बैठक बुलाने का उसका अधिकार होता है, वो बुलाता भी है। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा राज्यसभा को सदस्यों को बुलाकर उसमें जो लोकसभा का और राज्यसभा के सदस्यों को बुलाकर वो एक संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बनता, ठीक है, के बाद ही कानून बनता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक है राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 80 के तहत है, जिसमें जो 12 सदस्य जो चुनता है राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान और साहित्य और समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को ही मतलब राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। पहले जो 2 एंग्लो इंडिया चुने जाते थे, अब वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वो राष्ट्रपति भारत में एंग्लो इंडिया नहीं चुनता है, ठीक है। वो अधिकार इनको खत्म कर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं अध्या अध्यादेश की शक्ति। तो अध्यादेश की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद में? 123 में है। 1 2 3 अध्यादेश का मतलब ये है कि जैसे मान लो लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य उपस्थित नहीं है, ठीक है, और वो चाहे तो नियम अपने हिसाब से नियम बना सकता है, और तो उसी को बोला जाता है अध्यादेश जारी करना। जब कोई नहीं सहमति है या कोई उपस्थित नहीं है तो वहाँ पर ये अध्यादेश जारी कर सकते, एक कानून बना सकता है। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसके बाद ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है ये 6 महीने के लिए होता है। जो कानून बनेगा वो 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है। तो अध्यादेश जो संसद में पुनः, ठीक है, शुरू होने से पहले 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा मनोनीत करना चाहिए, होना आवश्यक है। तो मतलब संसद द्वारा उसे पारित भी होना पड़ेगा। जैसे मान लो उस समय तो उन्होंने कर दिया तो उसे संसद द्वारा, नहीं तो फिर 6 महीने बाद वो चाहे अध्यादेश कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जो शक्ति होती है वो क्या होती है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। तो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास जो होती है क्षमादान की शक्ति होती है, जिसमें क्षमा कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का दंड तो क्षमा कर सकता है, या कम कर सकता है, या किसी को मतलब मृत्युदंड को वो माफ भी कर सकता है, या पूर्ण रूप से भी मतलब उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है। ये सारी शक्तियाँ उसके राष्ट्रपति के अंदर होती हैं, राष्ट्रपति द्वारा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्षमादान याचिका
रद्द होने पर यही याचिका दोबारा नहीं दाखिल की जा सकती। जैसे मान लो किसी ने याचिका लगाई और इसके बाद फिर अगर राष्ट्रपति ने कैंसिल कर दिया तो दोबारा वो उस व्यक्ति मतलब राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका नहीं ले सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने मतलब क्षमा या रिव्यू पिटीशन, जैसे मान लो कोई पिटीशन दायर किया था, मान लो वो खारिज हो जाता है, तो रिव्यू पिटीशन फिर से किया जा सकता है। रिव्यू मतलब आप उसे दोबारा फिर से जाँच कर मतलब देखिए, थोड़ा-सा रिव्यू पिटीशन नहीं होता। तो राष्ट्रपति के पास जो है ना वो क्षमा याचिका आपने लगाया है, अगर खारिज हो जाता है, तो फिर आप वहाँ पर दोबारा रिव्यू पिटीशन नहीं कर सकते हैं। यही होता है राष्ट्रपति पर। इसके बाद फिर हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। तो भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन होती हैं, जिसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकालीन होता है, इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन होता है, इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन, तीसरा जो होता है वित्तीय आपातकालीन। तो राष्ट्रीय आपातकालीन क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकालीन तब लगता है जब युद्ध हो, किसी दूसरे देश से अपने देश से युद्ध होने लगे, तब वहाँ पर अ, राष्ट्रीय आपातकालीन लगने की घोषणा हो सकती है, ठीक है? तो राष्ट्र युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है? सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था, अब बाद में इसको जोड़ा गया था, ठीक है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत है। तो अनुच्छेद 352 के तहत हमारा क्या है, राष्ट्रीय आपातकालीन लगता है। इसमें 4 अनुच्छेद जोड़ दो, 4 जोड़ दो कितना और 356 हो जाए। 356 से राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? राज्य में लगता है। राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो वहाँ का जो कारोबार जो है वो अ, वहाँ के जो राज्यपाल होंगे उनसे लेकर देखो वो वहाँ का जो कार्यभार है वो किसको उठा दे दिया जाता है? राज्यपाल को दे दिया जाता है। तो राज्यपाल किसकी अनुमति से काम करता है? वो राष्ट्रपति की अनुमति से। तो वहीं पर क्या हो जाता है, वो राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है? तो ये होता है और इस अनुच्छेद 356 के तहत है। व्यक्ति आपातकालीन शक्ति जो आपातकालीन या अनुच्छेद 40 में चारों जोड़ दो तो 360 हो जाएगा। तो व्यक्ति आपातकालीन जो होता है, जैसे अपने देश में भुखमरी आ जाए तो वहाँ पर फिर राष्ट्रपति क्या रहता है, व्यक्ति आपातकालीन लगा सकता है। तो अभी तक भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है, तो हमारे मतलब भारत में वित्तीय आपातकालीन नहीं लगा है। इसके बाद 3 बार हमारा राष्ट्रीय आपातकालीन लग चुका है, ठीक है? और राज्य पर राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुके हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा पहली बार जो राष्ट्रपति आपातकालीन जो लगा था वो कब लगा था? वो 1962 में, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब राष्ट्रीय आपातकालीन लगा था। और दूसरा राष्ट्रीय आपातकालीन तब लगा था 1977 में, ठीक है? 1977 में जब भारत और पाक युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का 1977 में युद्ध हुआ था, तब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लगा था। इसके बाद तीसरा जो हमारा लगा था 1975 में, ठीक है? 1975 में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया था 1975 में। तब उस समय अ, इसके बाद अभी तक मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब वित्तीय आपातकालीन लगा हो, तो भारत में वित्तीय आपातकालीन नहीं लगाया गया है। इसके बाद फिर परामर्श की शक्ति, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी महत्व सार्वजनिक महत्व के विषय में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। बस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो परामर्श ले रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको मानना ही पड़े। तो परामर्श ले सकता है पर परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है। ये अनुच्छेद 143 के तहत वो परामर्श ले सकता है पर परामर्श लिए बाध्य नहीं है। ठीक है? तो आज यहीं तक, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पे पूरा धीरे-धीरे हम आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे।